हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू नीट। मेरा नाम है शुभ्रा सिन्हा और मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज इस वीडियो में जो हमने पहले चैप्टर कंप्लीट किया है लिविंग वर्ल्ड, वो आज हम इस वीडियो में एमटीजी फिंगर टिप्स के 90 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 90 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ऐसे तो एमटीजी में जनरली 100 क्वेश्चंस होता है, बट ये चैप्टर क्योंकि छोटा है तो एमटीजी में सिर्फ 90 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम लोग फिंगर टिप्स के एनसीईआरटी रिलेटेड, बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड 90 क्वेश्चंस आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के कंप्लीट करेंगे। मैं इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करना चाहती थी, पर किसी वजह से मैं अभी पीवाईक्यूज इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन के नंबर्स ज़्यादा हैं। तो मैं पीवाईक्यूज के वीडियो जो है इसके बाद में ले आऊँगी, और वो बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, 20 मिनट की वीडियो होगी। तो वो पीवाईक्यूज की वीडियो मैं अलग से बना दूँगी। तो यहाँ पर हम लोग एमटीजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, 90 क्वेश्चंस। ठीक है। और एक चीज़ हमारा रह जाता है, हमारा एक चीज़ और छूटा हुआ है। एनसीईआरटी जो हमारी है ना, एनसीईआरटी की रीडिंग बची हुई है। जो पार्ट 2 लिविंग वर्ल्ड में मैंने पढ़ाया है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वगैरह, वहाँ से हमारी एनसीईआरटी रीडिंग एक बची हुई है, जो मैंने सोचा था इस वीडियो में लूँगी, बट क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी जाने वाली है, इसलिए मैं उसे हटा रही हूँ। और इसीलिए भी मैंने पीवाईक्यूज़ की अलग वीडियो सोची है, मैं बनाऊँगी, क्योंकि ताकि मैं उसमें एनसीईआरटी ऐड कर सकूँ, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 15 से 20 मिनट ही अप्रॉक्सीमेटली लगेगा अगर क्वेश्चंस कम है तो। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं नहीं लाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं कोशिश करूँगी वही लाऊँ। और तो हम लोग अभी ये एमटीजी के क्वेश्चंस कर लेंगे, एंड इसके बाद पीवाईक्यूज़, एंड उसमें मैं एनसीईआरटी इंक्लूड कर दूँगी, वो भी ख़त्म करेंगे। एंड देन फिर मैंने कमेंट सेक्शन में डाला था, कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने पोस्ट किया था कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर नेक्स्ट करने का मन है। तो अभी क्योंकि ज़्यादा उसमें कमेंट्स है नहीं, ज़्यादा उसमें रिप्लाई है नहीं, बट एक ने कहा है अभी कि एनाटमी शुरू करने फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो हम लोग एनाटमी बिल्कुल शुरू करेंगे। एनाटमी के टॉपिक वाइज ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग 2-3 टॉपिक एक दिन में करेंगे। ठीक है। और बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, कोई भी बहुत स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। एनाटमी में हाँ थोड़ा सा याद करना है, बट एक बार अगर आप उसको समझ जाओ ना, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी हम लोग करेंगे। बट फिलहाल हम लोग इसके लिविंग वर्ल्ड को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए एमटीजी के क्वेश्चंस लगा लेते हैं। जब हमारी ये क्वेश्चंस लग जाएगी तो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जैसे जैसे मैं पेजेस पर आऊँ, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँ, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिएगा कि उसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। और जब फिर मैं आंसर बताऊंगी, तो फिर अगर आप गलत हो रहे हो उस आंसर में, तो प्लीज़ उसको याद रखिएगा कि आपने उस क्वेश्चन पे गलती करी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। जिनको नहीं पता है, लेट अस गिव देम अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम शुभ्रा सिन्हा है, मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग के नीट के जर्नी में बायोलॉजी में थोड़ा सा आसानी हो सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। गाइज़ आप लोग, अभी मैंने न्यू चैनल शुरू किया है, तो आप लोग के छोटे से सपोर्ट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और अच्छे से ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिविंग के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये हमने जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो इसके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। और वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये होते हैं ग्रोथ के हमारे ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन मास भी होते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं, यानी 1 और 2 दोनों होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक में कोई बात नहीं करी थी, सेलुलर डिफरेंशिएशन की भी कोई बात नहीं करी थी, तो 1 and 2 बोथ आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स डैश वेयर इज इन एनिमल्स इट अकर्स डैश।
तो देखो प्लांट्स में जो हमारी ग्रोथ है वो कैसी होती है प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में क्या हमारी ग्रोथ सिर्फ सर्टेन एज तक होती है, एनिमल्स के केस में कंटिन्यूस नहीं। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के केस में ग्रोथ हमारी जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है हमारी कंटिन्यूस ग्रोथ, एंड एनिमल्स के केस में होती है ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज, यानी कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है पर फिर भी हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, इस स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? क्या एम्ब्रियोजेनेसिस ये क्या बताता है कि कुछ भी हमेशा नहीं रहती है पर लाइफ कंटिन्यू करती है? मॉर्फोजेनेसिस, रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन। आप अगर ध्यान से देखो तो रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है, ध्यान से देखोगे तो रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है? सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी जीता है, वो एक रिप्रोडक्टिव स्टेज पे आता है और फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, अपनी लाइफ को वो जीता है, ठीक है, वो लिविंग है, रिप्रोड्यूस करता है, उससे एक लाइफ की ओरिजिनेट होती है और वापस जब कुछ टाइम हो जाता है तो फिर ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। और जिस ऑर्गेनिज्म को उसने बर्थ दिया है वो जो लाइफ है वो कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी को करती है, यानी वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू जीती है, एंड फिर सर्टेन एज के बाद फिर वो भी रिप्रोड्यूस करती है, एंड फिर उसकी भी कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। जिसको वो रिप्रोड्यूस करती है वो फिर वापस से कंटिन्यूस अपनी लाइफ जी रही होती है। तो क्या रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे बता रहा है कि हाँ एक ये किस तरह का प्रोसेस है जो कि बेसिकली हमारी क्या कर रही है, हमेशा नहीं रह रही है एक ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो जिस ऑर्गेनिज्म को वो जन्म दे रही है वो वापस अपनी लाइफ को निभा रहा है, लाइफ को जी रहा है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि नथिंग लिव्स फॉर एवर, यानी जो ऑर्गेनिज्म ने जन्म दिया वो हमेशा नहीं रहता, बट फिर भी इसने जिसको जन्म दिया जो उससे रिलेटेड है वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह रहा है, लाइफ फिर भी चल रही है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। आप ये लिख लो ना, ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 की बात करी है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी है, सो दैट यू कैन नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब अगर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था F फॉर फंजाई एंड F फॉर फ्रेगमेंटेशन अपने नोट्स में, जो मैंने नोट्स है ना उस नोट्स में आप देखना। गाइस मैं फिर से बता रही हूँ, प्लीज़ अभी तक किसी का भी कोई ये कमेंट नहीं है कि उनको नोट्स चाहिए, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे एक ग्रुप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए जिसमें मैं नोट्स प्रोवाइड करूं। तो आप मुझे बता दो, क्योंकि मैं ऐसे ही बेवजह अटैच नहीं करना चाहती। अगर आपको वो नोट्स चाहिए जो मैंने पढ़ाया है जिस नोट से, अगर आपको उस नोट्स की नीड है तो फिर मैं वो नोट्स आपको दे सकती हूँ। तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने एक ट्रिक बताया था इसको याद करने का कि F फॉर फ्रेगमेंटेशन एंड F फॉर फंजाई, ताकि ये चीज़ आप भूलो नहीं। F फॉर फ्रेगमेंटेशन एंड F फॉर फंजाई, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फंजाई, फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। अगर जिस नोट से मैंने पढ़ा है वो नोट्स आपको ध्यान में, तो मैंने उसमें वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क भी किया था कि ये जो स्टेटमेंट है प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, फिलामेंटस एल्गे एंड फंजाई, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा फंजाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते? म्यूल। म्यूल के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो म्यूल होते हैं हमारे वो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? डोंकी एंड हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, डोंकी एंड हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये दोनों जो है वो स्पीशीज़ अलग है, डिफरेंट स्पीशीज़ है। तो इनके ब्रीडिंग से जो हमारा म्यूल बनता है वो इनफर्टाइल होता है, इनफर्टाइल होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर अर्नेस्ट मेयर के डेफिनेशन आपको बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की याद है तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ अगर आपस में ब्रीड करते हैं तो उनसे जो प्रजनी होता है वो हमेशा इनफर्टाइल होता है। तो म्यूल हमारा तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा।
वर्कर बी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि हनी बी के केस में फीमेल्स या तो क्वीन होती हैं या फिर वर्कर बी होती है। जो क्वीन होती है सिर्फ वही फर्टाइल होती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यहाँ पे तो नाम में ही इनफर्टाइल है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, हमें पता है कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों नहीं कहते, इसका रीज़न दिया है, देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूज एंड वर्कर बीज। तो यहाँ पे बताया कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और स्टेटमेंट 2 भी हमारा कह रहा है कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये हम स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का क्या मतलब है कि बाहर के कोई भी चीज़ से, जो बाहर में जो भी चेंजेस हो रही है एक्सटर्नली, उससे जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस बाहर के इन्वायरमेंटल चेंजेस पर, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बारे में बता रही है और वो करेक्ट है। तो द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli. Consciousness and response to external stimuli is a defining property of living organism. अगर ये हम देखें तो यहाँ पे हमसे बस पूछा कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वह है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ये बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये भी हम पढ़ें कि कॉन्शियसनेस जो होती है हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। 2 करेक्ट है तो ऑल ऑफ दीज ही ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल। बाहर की जो स्टिमुलाई है, जो हमारी रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देख करके, जो हमें हमारे अंदर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट यहाँ पे हमसे पूछा है। करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई बार करेक्ट पूछता है हम लोग इनकरेक्ट का आंसर कर देते हैं, इनकरेक्ट पूछता है करेक्ट का आंसर करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही बात है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल्फ सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम बाहर में सेम कंडीशन देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो। 2 तरह के शब्द है, मैंने बताया भी था लेक्चर में। 2 तरह की चीज़ें होती है, एक होती है इन विट्रो, एक होती है इन वीवो। इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, और इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही होती है उसको हम बॉडी के बाहर कराते हैं। और कैसे कंडीशन में, अंडर द सेम कंडीशन, जो कि बॉडी में हमारी जो कंडीशन प्रेजेंट है उस कंडीशन के सेम मतलब उस कंडीशन को बिल्कुल सेम रखते हुए हम बॉडी के बाहर भी रिएक्शन कराते हैं। और एनसीईआरटी में ये भी बोला गया, ये जो रिएक्शन होती है, ये लिविंग रिएक्शन होती है, ये लिविंग रिएक्शन होती है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ये। ठीक है, रिएक्शन लिविंग है बट दिस इज़ नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, जो इन विट्रो में हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, वो सेम कंडीशन में होती है। किसके सेम कंडीशन, बॉडी के सेम कंडीशन, जैसा बॉडी में बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये कंडीशन हम लोग आर्टिफिशियली बिल्ड करते हैं बाहर से। हम लोग बाहर, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी में हमारी वो कंडीशन नेचुरली प्रेजेंट है, बाहर में हम उसको आर्टिफिशियली सेम कंडीशन बिल्ड करते हैं एंड देन फिर हम वो रिएक्शन करा रहे होते हैं। तो ये इन विट्रो, ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है।
तो यहाँ पर सॉरी बी ऑप्शन नहीं लिखो, 2 ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर ये है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट, हम लोग बॉडी के बाहर डिमॉन्स्ट्रेट तो कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल फ्री सिस्टम में, जहाँ पे कोई सेल नहीं है, बाहर कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, तो सेल से फ्री सिस्टम में भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को बाहर कर सकते हैं। तो ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब तीसरा है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस। तो बिल्कुल ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना किसी एक्सेप्शन के नॉन लिविंग से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्वालिटी है जो नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो किसके रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता है, लेकिन ये लिविंग में भी कुछ लोग नहीं करते हैं। ग्रोथ एंड मूवमेंट बिल्कुल नहीं, ये नॉन लिविंग भी करते हैं। इंटरैक्शन विथ एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस, तो इंटरैक्शन इन्वायरमेंट के साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। रिएक्शंस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी होती है इन्वायरमेंट से रिएक्ट करके, जैसे आयरन भी रस्टिंग शो करता है, वो इन्वायरमेंट से रिएक्शन हो जाता है इंटरैक्ट करके। तो रिस्पॉन्सिवनेस जो है, रिस्पॉन्सिवनेस जो ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियस है और ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होते हैं और वो रिस्पॉन्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है Which of the following sets does not contain defining characteristic of living organism? Growth and reproduction हम लोग जानते हैं does not contain, कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग है, क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो मेटाबॉलिज्म हो ही रही होती है। रिस्पॉन्स एंड कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग है, लेकिन ये इनमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ऐसा सेट है जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, करेक्ट ऑप्शंस बताना है हमें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, सही बात है। अगर याद हो तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर जब मैं पढ़ा रही थी ये चैप्टर, तो वहाँ पे मैंने बताया भी है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन, ये तीनों जो हैं ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। किसके केस में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। क्यों? ये मैंने वहाँ पे बताया भी था, क्योंकि इनमें जो ग्रोथ हो रहा है वो सेम है एज सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन के बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि अगर एक सेल है वो डिवाइड कर रही है 2 सेल में, तो इसको हम ग्रोथ भी कह रहे हैं क्योंकि इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, एंड रिप्रोडक्शन भी कह रहे हैं कि एक जो सेल थी वो 2 सेल में डिवाइड करके 2 डॉटर सेल को बना रही है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल को बना रही है। तो एक तरह का रिप्रोडक्शन भी है, ग्रोथ भी है एंड सेल डिवीजन भी है, तो म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन उनमें हो रहा है तो उससे ग्रोथ हो रही है। प्लांट्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन अप टू अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ, नहीं, ये तो ह्यूमन के केस में था ना कि ह्यूमन जो है वो ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में, प्लांट तो कंटिन्यूस ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेम नाम की एक चीज़ होती है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। थर्ड ऑप्शन है एनिमल एग्जिबिट ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, हो ही नहीं सकता, एनिमल ही तो सर्टेन एज तक ग्रोथ को शो करता है। तो आपसे करेक्ट पूछा था तो ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द ट्रू फॉल्स बताना है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है ग्रोथ के, बिल्कुल सही। अभी हमने ऊपर बात करी कि सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, सेल डिवीजन आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, एक ही चीज़ है बेसिकली। सिनोनिम्स मतलब एक समान, तो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ये भी ट्रू है,
सिनोनिम्स होता है, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल्स जो है वो डिफाइनिंग फीचर होती है, सेल्स तो प्रेजेंट होना ही चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड, अभी हमने पहले बात की कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बाहर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, वो इस रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बाहर हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वैरिंग डिग्रीज, ये बिल्कुल ट्रू है। और ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे MCQs में भी पूछ लेता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो वन ऑफ द ऑप्शन रहता है कि बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वैरिंग डिग्रीज। इसको मैं अलग से बना करके भी लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are linked to one another by sharing common genetic material to varying degrees, ठीक है, varying degrees। अब इसका क्या मतलब है कि तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में प्रेजेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम में एक ही रहे होंगे, उनसे हम सब आगे अलग हुए हैं। तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, यानी हम सब में सेम जेनेटिक मटेरियल है, बस कुछ डिग्रीज में अंतर है, कुछ डिग्रीज डिफरेंट है उसकी, बाकी सारी हमारी जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सारी सेम है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वैरिंग डिग्रीज, यानी जेनेटिक मटेरियल तो सेम है बट कुछ डिग्री जो है उसकी, यानी कुछ चीज़ें उसमें डिफरेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी ट्रू हो गया, तो आंसर हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा ऑब्वियस और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? तो ऑब्वियस और कॉम्प्लिकेटेड ये दोनों याद रखेंगे। तो मैं जब पढ़ा रही थी, पता नहीं मैं, शायद मुझे याद नहीं उसमें मैंने बताया कि नहीं, बट कॉन्शियसनेस जो होती है वो बहुत ही ऑब्वियस है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है। एंड वो ये फीचर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स होती है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर देखते हैं। इंक्रीज इन साइज बाय सेल डिवीजन, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये मोस्ट ऑब्वियस तो नहीं है सेल डिवीजन से साइज इंक्रीज करना, क्योंकि ये तो ग्रोथ की बात कर रहा है, ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होता है ना। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली टू प्रोड्यूस प्रोजेनीज ऑफ ओन टाइप, तो ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो बहुत ऑब्वियस नहीं है ये। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू देम, दिस इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखो, प्रेजेंस ऑफ रीजनरेशन प्रॉपर्टी इन वेरियस बॉडी पार्ट, ये कोई ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी नहीं है, रीजनरेशन बहुत ही कम कुछ ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है, ठीक है। तो एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट यानी कॉन्शियसनेस की बात करें, ये बहुत ही ऑब्वियस है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटिव भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, करेक्ट बताना है हमें, और यहाँ पूछा जा रहा है ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। कोई भी हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट को देखें या डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल को देखें जिसका काइंड अलग है, अलग तरह के प्लांट और अलग तरह के एनिमल्स आपस में क्या होंगे? स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। स्पीशीज़ क्या होती है? फंडामेंटल सिमिलैरिटी को शो करती है, और अगर डिफरेंट काइंड्स हैं, अलग ही तरह के प्लांट है, अलग तरह के एनिमल्स है, तो वो अलग अलग स्पीशीज़ को शो कर रही होगी ऑब्वियसली। स्टेटमेंट 2 है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़
that are known are described range between 170 to 180 million. ये हम जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ स्पीशीज आज प्रेजेंट है उसकी कितनी नंबर है 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये नोन है। आज तक हम जितना पता कर पाए हैं वो इतना है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 170 से 180 मिलियन है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई ना। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे भी करेक्ट बताना है हमें। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर इज द स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भी बात सही है। अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में ऑप्शंस में दिया होता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट रीज़न है स्टेटमेंट 1 का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को वैलिड नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट 1 में बायोडाइवर्सिटी की बात करी है और स्टेटमेंट 2 में नॉमेनक्लेचर की बात करी है, तो ये दोनों ही बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में है करेक्ट बताना है आपको कि सिर्फ एक करेक्ट है या दोनों करेक्ट है, तो उसमें उस केस में दोनों ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर। एक मैं टिप देना चाहूँगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जिसमें सिली मिस्टेक होता है। बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट में सिली मिस्टेक होता है। ऊपर क्वेश्चन में करेक्ट दिया है और हम इनकरेक्ट चूज़ करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें करेक्ट जो है वो दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट होता है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है और करेक्ट, लेकिन हमारा क्वेश्चन करेक्ट के बेसिस पे होता है। वैसे हमारे क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा होता है, हम इनकरेक्ट बता देते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा होता है, करेक्ट बता देते हैं। तो ये इनकरेक्ट और करेक्ट वाली चीज़ है, ये हमेशा ही सिली मिस्टेक करवाती है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टिप हमेशा याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट के बेसिस पर क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो उस चीज़ में हाईलाइट कर देंगे। हमारे पास कोई भी पेन प्रेजेंट है, डॉट पेन है, ब्लू पेन है, उससे हम उस चीज़ को सर्कल कर देंगे जहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। करेक्ट पूछ रहा है तो उस करेक्ट वाले को करेक्ट वाले पार्ट को सर्कल कर देंगे। ऐसे क्या होगा, जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा ब्रेन कॉन्शियस होगा कि हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है, या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। तो वैसे ही अभी तक आप देख रहे हो कि मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, कहीं पे करेक्ट पूछ रहा है तो मैं वहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि यही इसी बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो नॉमेनक्लेचर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली बाय आइडेंटिफिकेशन। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया भी था कि नॉमेनक्लेचर के कंडीशन क्या है। सबसे पहले हमें ऑर्गेनिज्म को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, करेक्टली डिस्क्राइब करना है, हमें उसको पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ये प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनिज्म को हम नाम दे रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ये प्रोसेस जो है वो आइडेंटिफिकेशन का है, तो पहला पार्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। सही बात है, हम चाहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक नाम से जाना जाए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नॉमेनक्लेचर इंश्योर दैट सेम नेम हैज़ बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। ये साफ साफ गलत है। थर्ड ऑप्शन में भी डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो हमें ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में एक नाम से जाना जाए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें इनेबल करता है इंसानों को, ताकि वो एक ही नेम पर आए। जैसे हमारे लिए हर किसी का लैंग्वेज अलग है, तो किसी चीज़ को कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी नाम से बुला सकते हैं, कॉमन नेम उसकी कुछ भी हो सकती है, बट हम कहीं पे भी जाएं तो वो एक नाम हो जिससे हम सारे इंसान जो है उससे एग्री करें कि हाँ ये वही चीज़ की बात हो रही है जिस चीज़ की बात हम कर रहे थे। तो ये भी बात सही है। लास्ट ऑप्शन जो है नॉमेनक्लेचर इंश्योर दैट सेम नेम हैज़ बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। तो नहीं, नॉमेनक्लेचर ये इंश्योर नहीं करता है कि हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नेमिंग कर रहे हैं तो वो उसका नाम सेम हो, पहले से हम किसी और ऑर्गेनिज्म को दिए हुए हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ICBN। तो इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा एरर है। मैंने बताया था कि ICBN जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। प्लांट्स के लिए मैंने बोला था बोटानिकल के लिए, क्योंकि प्लांट्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो इट इज़ यूज्ड फॉर अस, तो फॉर हमेशा लगेगा। तो ICBN का
जो फुल फॉर्म है मैंने बताया था, इंटरनेशनल कोड फॉर, ये फॉर होगा, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यहाँ पे फॉर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सारे ही ऑफ वाले हैं, तो इसमें ना ये याद रखना, यहाँ ऑफ दिया है बट फॉर होता है बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऑफ हटा करके ना यहाँ पे फॉर बीच में लिख लेना। सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, बट वहाँ पे फॉर होगा क्योंकि मेरी प्रिंटिंग एरर है, और ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग तो नहीं होगा, है ना, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी नहीं होगा, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ICZN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये नेमिंग है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट एब्रीविएशन बताना है हमें। ICBN इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, नहीं, गलत है ये, ठीक है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सही है ये। ICBN इंडियन कोड, नहीं। ICZN इंटरनेशनल कोडिंग, नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, जो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, जो हम एक नाम से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जा रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका क्या चीज़ें हैं ऐसी जो सही चीज़ बता रही है, सही है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, नहीं, लैटिन में करते हैं हम लोग। नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही बात है, हम चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। इट मे कॉज लेस कन्फ्यूजन, ठीक है, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच अ मैनर दैट इट मे कॉज लेस कन्फ्यूजन, इस तरह से हम नेमिंग करें ताकि कम कन्फ्यूजन हो, लेस नहीं, हमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं चाहिए, हम बिल्कुल डिफरेंटली नेम करेंगे उसका, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच अ मैनर दैट इट बिकम्स ईजी टू प्रोनाउंस, नहीं, ये भी कोई चीज़ नहीं है, तो ट्रू कौन सा है हमारा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर कौन है, तो हमारे लिने साहब जो हैं वो हमारे फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए इज फाउंडेशन, नहीं फाउंडर है, ठीक है, करेक्ट। मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, लैटिन से लिया गया है, ठीक है। In the binomial system of taxonomy developed during the 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of an organism biological name represent, यानी कि हम जब binomial nomenclature कर रहे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें जब हम लोग binomial nomenclature पढ़ रहे थे, binomial nomenclature, तो जब हम binomial nomenclature पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बोला था बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेमिंग, दो नेम हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन से वो दो नेम है, जेनेरिक नेम या फिर जीनस एंड स्पीशीज, स्पेसिफिक एपिथेट, ये दो चीज़ें थी जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे एक नेम को, दो नेम, एक नेम में दो चीज़ें होंगी, दो पार्ट होंगी, एक होगा जीनस एंड दूसरा होगा स्पीशीज। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कैरलस लिनेयस ने जो सेकेंड वर्ड दिया था बायोलॉजिकल नेम का, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का इनकरेक्ट पूछ रहा है, रूल्स के बारे में कौन सा गलत है। जनरली लैटिन में होता है और इटैलिक्स में हम इसको लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम का जीनस बताता है, दूसरा जो है स्पीशीज़ बताता है, ये भी सही है। बोथ वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम में हम जब हैंड रिटन करते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और अगर प्रिंट करवाते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। क्यों इटैलिक्स में लिखते हैं, ताकि वो उसकी लैटिन ओरिजिन को बता सके। specific epithet starts with a capital letter while the generic epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. ये बिल्कुल बहुत गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो बायोलॉजिकल नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर यानी जो जीनस होता है वो सिर्फ जीनस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारी ही स्मॉल होती है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्पीशीज़ का लेटर जो है वो कैपिटल होता है, तो ये आंसर गलत है और यही आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट्स का नेमिंग कर रहे होते हैं तो जीनस को हम स्पीशीज के बाद में लिखते हैं। देखो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही केस में सही है, तो चाहे ये प्लांट्स का पूछे एनिमल्स का पूछे रूल्स तो वही रहेंगे। तो जीनस को हम स्पीशीज के बाद नहीं लिखते, स्पीशीज को हम जीनस के बाद लिखते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारा, ये ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये हमारा गलत हो गया। बोथ इन जीनस एंड स्पीशीज द फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल, नहीं। जीनस एंड स्पीशीज नेम्स आर डिराइव फ्रॉम ग्रीक, नहीं, लैटिन से डिराइव होता है। बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इन स्टैलिक्स बोल रही हूँ, इटैलिक्स, ठीक है। तो जीनस और स्पीशीज जो होते हैं वो हमारे इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं साइंटिफिक नेम को जब हम प्रिंट कराते हैं तो हम कौन से वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो होता है कैपिटल लेटर। तो जीनस को हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना। देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। जो फर्स्ट वर्ड है जो कि जीनस है का, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। नहीं भाई, ये हमारी कैपिटल लेटर से शुरू होती है, गलत हो गया। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ये भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, सही बात है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, सही बात है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स, नहीं, ग्रीक में नहीं होता है, वो किस में होता है, लैटिन में हमारा होता है बायोलॉजिकल नेम। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए करेक्ट है बिकॉज क्योंकि ये गलत है। द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है हमारा कि साइंटिफिक नेम जो है बैनियन का वो दिया हुआ है फाइकस बेंगेलेंसिस एल, और पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारा बताइए क्या है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो लेटर एल है वो लैटिन लैंग्वेज को सिग्निफाई करता है, नहीं, वो साइंटिस्ट। हम लोग जब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो पहला वर्ड जो होता है वो जीनस होता है, दूसरा जो होता है वो स्पीशीज होता है, एंड तीसरा जो होता है वो होता है एब्रीविएटेड फॉर्म में, क्या होता है, साइंटिस्ट का नेम होता है जो कि उस वर्ड को दिए हैं, साइंटिस्ट का नेम होता है एब्रीविएटेड फॉर्म में। तो लैटिन लैंग्वेज को नहीं डिफाइन कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नेम शुड बी रिटन रिवर्स विथ बेंजेलेंसिस प्रीसीडिंग फाइकस, नहीं, ठीक है। लेटर एल सिग्निफाइज द टैक्सोनॉमिस्ट लिनेज, सही बात है, साइंटिस्ट को सिग्निफाई कर रहे हैं, बट टैक्सोनॉमिस्ट को सिग्निफाई कर रहे हैं। इज अ जेनेरिक नेम, तो बेंजेलेंसिस इज अ जेनेरिक नेम, नहीं, फाइकस इज जीनस ना, बेंजेलेंसिस तो हमारा वो हो जाएगा, स्पीशीज हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। करेक्टली रिटन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स के हिसाब से जो कौन सा करेक्टली हम लोग लिखें, तो सबसे पहले देखो होमो सेपियंस में जीनस में एच तो कैपिटल है, ठीक है, एस भी कैपिटल है, और दूसरा ये इटैलिक्स में नहीं प्रिंटेड है, ठीक है। पाइसम सैटिवम में पी कैपिटल है, एस छोटा है, चलो ये करेक्ट है, बट ये इटैलिक्स नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पैंथरा टिग्रिस में पी जीनस का कैपिटल है, टी स्मॉल है, एंड ये इटैलिक्स में भी प्रिंटेड है, ये करेक्ट ऑप्शन है। मैंजीफेरा इंडिका में एम कैपिटल एंड आई भी कैपिटल है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस टू इंश्योर दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम। तो ये क्लासिफिकेशन नहीं है, दिस इज नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन के बारे में हमसे पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है क्लासिफिकेशन कौन सा प्रोसेस है कि ऑर्गेनिज्म को हम सेम नेम से जाने, नहीं, वो नॉमेनक्लेचर है। दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिकली अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म कंसिडरिंग रिलेशनशिप अमंग देम, नहीं, ये हम किस में करते हैं, ये सिस्टमैटिक्स में करते हैं ना, सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं ऑर्गेनिज्म को और उनके बीच की रिलेशनशिप बताते हैं, तो वो हम सिस्टमैटिक्स में करते हैं, क्लासिफिकेशन में नहीं। बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये बिल्कुल सही बात है कि हम इसको ग्रुप करते हैं उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस में, कन्वीनियंट कैटेगरीज में हम उसको ग्रुप करते हैं, जो कैटेगरीज होती है उसको हम टैक्सा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मेन पर्पस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं हम ऑर्गेनिज्म को, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, नहीं, ऑप्शंस भी एकदम अलग होते हैं। लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स को लोकेट करने के लिए नहीं, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी इवोल्यूशन, किस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं,
तो मेन पर्पस फॉर द क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म, ताकि हम क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे था कि क्लासिफिकेशन कहते किसको है, ये क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन करते क्यों है। तो क्लासीफाई हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं ताकि हम बता सके कि उनके बीच के रिश्ते क्या है, नाते क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए नहीं करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम लोग बेसिकली सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशनरी का बात करते हैं। और अभी इस देखो हम लोग अप्रोप्रिएट आंसर्स के लिए अगर जाएं तो ये आंसर करेक्ट है कि हम इससे रिलेशनशिप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेन पर्पस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। हम लोग ये जानते हैं टैक्सोनॉमी का जो पहला स्टेप है CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन इस क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन है, तो आइडेंटिफिकेशन विल गो द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। हमने इसके बारे में बात की थी। मॉडर्न में हम एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देख रहे हैं, सेल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी देख रहे होते हैं, तो ये सारे ही सही हैं। तो 1 2 3 4 इज करेक्ट। डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा डील कर रहा है आइडेंटिफिकेशन से, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन से? टैक्सोनॉमी। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, टैक्सोनॉमी ही डील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट को जो हम टैक्सोनॉमी करते हैं प्लांट का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, नहीं, टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ दीज। टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर इज द आंसर। टैक्सोनॉमी हम क्यों कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी किस चीज़ से डील करता है? तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन से डील करता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है प्लांट टैक्सोनॉमी का वो यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वर्ल्ड्स के फ्लोरा को पढ़ने की ऑब्जेक्टिव नहीं है, लैटिन साइंटिफिक नेम्स को प्रोवाइड करने की ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये काम नॉमेनक्लेचर का है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। हमने जब हम लोग जब पढ़ रहे थे पहला लेक्चर लिविंग वर्ल्ड में, मैंने बताया कि बेसिक प्रोसेस, और सेकंड लेक्चर में भी मैंने बताया बेसिक प्रोसेस का मतलब है कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, जिस बेसिस पे हम लोग पहले से शुरू से जो टैक्सोनॉमी करते आए हैं। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो आज के दिन हम उस चीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, बट जो बेसिक है, जो शुरू से चलते आए टैक्सोनॉमी में, वो क्या क्या है? वो हमारा है आइडेंटिफिकेशन भी है, ठीक है, वो हमारा क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर भी है, कैरेक्टराइजेशन भी है, तो सारी हो जाएंगे। फिर है यहाँ पे वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। यहाँ पे बीच में क्या होगा? यहाँ पे आएगा हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है सिस्टमैटिक्स, जिसका नाम है हमारा सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, सिस्टमा है सेकेंड वर्ड, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 39 है बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक्स की बात कर रहा है, बायोसिस्टमैटिक्स की बात कर रहा है, यानी सिस्टमैटिक्स की बात कर रहा है। एम्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नहीं, delimiting various texts of organism and establishing their relationship, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies, identification arrangement of organism on the basis of cytological characters। तो अब देखो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं, ये ऑप्शन हम सिस्टमेटिक्स में नहीं करते। सिस्टमेटिक्स में हम क्या क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 देखो, जब हम सिस्टमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम टैक्सोनॉमी को इंक्लूड करते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या क्या आ गया? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जो भी चीज़ें, प्लस इसमें हम रिलेशनशिप को भी ऐड करते हैं। और रिलेशनशिप अगर पर्टिकुलरली पूछ ले तो कौन सी रिलेशनशिप? इवोल्यूशनरी या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। टैक्सोनॉमी में INC आइडेंटिफाइड नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो हो गई टैक्सोनॉमी और रिलेशनशिप। सिस्टमेटिक्स तो हमारे यही बताते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो नहीं है। delimiting various taxa of organisms and the classifications of delimiting various taxa of organism and establishing their relationship। बहुत सारी जो टेक्सा है उसको डीलिमिट कर दिया और उसके बाद फिर उसके रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। टेक्सा को हम डीलिमिट क्यों करेंगे। थर्ड ऑप्शन है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज। यानी टेक्सोनॉमी को भी हम दूसरे फील्ड ऑफ स्टडीज है टेक्सोनॉमी, उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं और इवोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट फॉर द क्वेश्चन। मतलब परफेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जो बेस्ट ऑप्शन होता है हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इसमें ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे भी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे बोल रहे हैं डीलिमिटिंग वेरियस टेक्सा। तो हम बहुत सारे टेक्सा को, अलग अलग टेक्सा को डीलिमिट क्यों करेंगे, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज कंट्रोल्ड बाय लिनेस ने कौन सी बुक बनाई थी हमारी, मतलब कौन सी बुक पब्लिश करी थी, तो वो थी हमारी सिस्टमा नेचुरे। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स इंक्लूड, सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है, हमने पढ़ा था कि जो स्कोप है बाद में सिस्टमैटिक्स का, वो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर तीनों पर बेस्ड हो गया था। इसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक्स जो है वो हमारा टेक्सोनॉमी को इंक्लूड करता है। जो मैंने सेकेंड लेक्चर में सिस्टमेटिक्स को अच्छे से पढ़ाया उसमें मैंने बताया है कि सिस्टमेटिक्स जो है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करता है। तो ये सारी जो है टेक्सोनॉमी की पार्ट है, इसीलिए सिस्टमेटिक्स का जो स्कोप है वो इन तीनों में जाता है। फिर है हमारा अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का क्या मतलब है, रेफर्स टू द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नहीं, बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन का वो तो स्पीशीज़ है ना। जो टेक्सोनॉमी की कैटेगरी में जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्या है, टेक्सा है ना, यूनिट है, रैंक है, ये सारी चीज़ें हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यूनिट तो नहीं है ना, बेसिक यूनिट तो स्पीशीज़ हो गया हमारा। स्पीशीज़ जैसे हम पढ़ते हैं कि पोडिम, क्लीन और फैम गेट 6 स्पीशीज़ के बाद फिर जीनस, तो बेसिक यूनिट हमारा स्पीशीज़ है। अब रैंक और लेवल इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, हाँ ये बात सही है कि रैंक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, लेवल है या फिर टेक्सा भी कर सकते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एबल टू इंटरब्रीड, नहीं, इसमें ये टेक्सोनॉमी में ये कहाँ से आ गया। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म बट अनेबल टू इंटरब्रीड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। टेक्सॉन का जो टर्म टेक्सॉन है इसका क्या मतलब है, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। रैंक्स ऑफ स्पीशीज एंड जीनस, सिर्फ स्पीशीज एंड जीनस की रैंक नहीं, टेक्सॉन तो वो हर कैटेगरी है जो क्लासिफिकेशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं। रैंक्स अप टू फाइलम, नहीं, किसी पर्टिकुलर चीज़ का रैंक नहीं है। स्पीशीज एपिथेट ओनली, नहीं, एनी रैंक ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, बिल्कुल सही बात है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में कोई भी रैंक अगर हम ले ले, चाहे स्पीशीज ले, किंगडम ले, फैमिली ले, ऑर्डर ले, क्लास ले, फाइलम ले, डिविजन ले, कुछ भी हम ले ले, तो वो सारी क्या हमारी टेक्सा है, सारी क्या है, रैंक है। तो हायरार्की की कोई भी टेक्सोनॉमिक हायरार्की का कोई भी पार्ट हम लोग ले ले तो वो हमारी टेक्सा ही है। विच टर्म कैन बी यूज फॉर एनी टेक्सोनॉमिक रैंक, टेक्सॉन, तो बहुत ही ऑब्वियस है। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, अब बेसिक यूनिट की बात करें, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट या फिर बेसिक स्मॉलेस्ट टेक्सॉन जो है क्लासिफिकेशन का, तो ये हम लोग पढ़ते हैं ना। 45 क्वेश्चन मैंने एक ट्रिक बताया था, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। किंगडम मतलब था इसका मतलब था फाइलम, या फिर प्लांट्स के केस में हम इसको कहते हैं डिवीजन, है ना। इसका मतलब था क्लास, इसका मतलब था ऑर्डर, इसका मतलब था फैमिली, इसका मतलब था जीनस, एंड इसका जीनस क्या लिख दिया मैंने, जीनस, एंड इसका मतलब था स्पीशीज। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक, तो ये था इसका मतलब। अब ये इसमें हम पहला शब्द के, पी और डी, फाइलम एंड डिवीजन, क्लास, ऑर्डर,
फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये मैंने एक ट्रिक बताया था, इससे हम याद रख सकते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है, मैंने कहा था स्पीशीज से जैसे जैसे हम किंगडम तक जाएंगे ना, तो हमारी सिमिलैरिटी जो होगी कैरेक्टर्स की वो कम हो जाएगी, एंड किंगडम से स्पीशीज तक आएंगी तो सिमिलैरिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा मिलेगी हमको स्पीशीज़ में। ठीक है, तो स्पीशीज़ जो है वो हमारा बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा जो यूनिट है हमारा वो कौन सा है, स्पीशीज़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्पीशीज़। सॉरी, इसका था ना आंसर स्पीशीज़। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड। ऐसी कौन सी बेसिक यूनिट है जिसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है, तो वो भी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। नॉट करेक्ट पूछ रहा है हमसे। तो बायोडाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हैबिटेट एंड हैबिट्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with cataloging plants, animals and other organism into categories that can be named, remembered, compared। तो देखो ये दूसरे वर्ड में लिखा हुआ है, बट हाँ कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स ये है एक तरह का, ये एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि प्लांट्स के साथ डील कर रहा है, अलग अलग एनिमल्स के साथ डील कर रहा है, उनको एक कैटेगरी में बांट रहा है, उसको फिर नेम कर रहा है, नॉमेनक्लेचर कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको याद कर रहा है। ठीक है, और फिर उसको रिलेशनशिप, कंपेरेंस का मतलब है कि कंपेयर कर आपस में कैसे रिलेशनशिप है। गाइस अगर थोड़ा भी नॉइज इधर उधर से आ रहा होगा ना तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं करेक्ट है। लेकिन क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन क्या था, क्लासिफिकेशन में तो हम ग्रुप कर रहे हैं ना ऑर्गेनिज्म को, कैटेगरीज में बांट रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप कर रहे हैं और उसको हम अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं। ठीक है, ग्रुप करके कैटेगरी में बांट रहे हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये ब्रांच बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जो कि प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स को डील कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। Taxonomical studies helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as used as other kinds of organism। तो ठीक है, टेक्सोनॉमिकल स्टडी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी को पता करने में मदद करता है। टेक्सोनॉमिकल जो स्टडीज होती है अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज यूज्ड एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर हमारा सही है। यहाँ पे बोल रहा है अमंगस्ट ऑल द किंगडम्स द ओनली टेक्सॉन दैट एग्जिस्ट इन नेचर एज अ बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट इज द स्पीशीज। कैसे बोल रही हूँ कि एक ऐसा टेक्सॉन जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट की तरह, यानी एक ऐसा टेक्सॉन जिसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है, यानी उसमें जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल कोहेसिव यूनिट है, यानी जोड़ करके रख रहा है, तो स्पीशीज हो जाएगा। ठीक है, स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज शेयरिंग द सेम नीश, इंटरब्रीडिंग, फीडिंग ओवर द सेम फूड, जियोग्राफिकल आइसोलेटेड। तो अगर हम अर्नस्ट मेयर की डेफिनेशन को याद करें तो स्पीशीज़ वो हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड उनकी जो प्रोजेनी होगी वो फर्टाइल होगी। ठीक है, तो एक स्पीशीज एक तरह का ऐसा पॉपुलेशन है जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग होते हैं। इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये भी अर्नस्ट मेयर के डेफिनेशन से है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो ला करके हमें देते हैं वो कौन से हैं, वो हमारे स्पीशीज़ हैं। एक ही स्पीशीज़ में अगर हम ब्रीड करें तो फर्टाइल आएंगे। यहाँ पे पूछ रहे हैं जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीशीज़। आप अगर वो ऑर्डर जो भी मैंने पिछले पेज में बताया उसको याद करोगे तो उसमें आएगा कि जीनस इज group of related species, collection of species which bear a close resemblance to one another in the morphological characters of the floral parts is known as। अब यहाँ पे भी collection of species बोल रहा है, बहुत सारे species को अगर हम collect करें तो वो क्या कहलाएंगे, genus। select the incorrect statement with respect to, अब यहाँ पे देखो incorrect पूछा है। ठीक है, कैटेगरी जीनस के बारे में कौन सा शब्द सेंटेंस इनकरेक्ट है। इट इज़ अ ग्रुप और असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप है, असेंबलेज है, जोड़ करके हम बहुत सारी स्पीशीज को बनाते हैं, सही बात है। द कैटेगरी जीनस इज हायर देन दैट ऑफ फैमिली, गलत बात है, हायर नहीं होगा ना, फैमिली हायर है।
Lion, tiger and leopard are closely related species which have been placed in the genus Panthera and are respectively named as Panthera leo, Panthera tigris and Panthera pallidus. Solanum, Panthera felis and canis are the example of genera. ये सब सही है, ये वाली ऑप्शन जो है हमारी गलत है. ठीक है. इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस. कैट्स को हम किस जीनस के अंदर प्लेस किए हैं? फेलिस के अंदर. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली. ऑर्डर याद रखें, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक. ठीक है. तो यहाँ पे पूछा है ऐसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली से जो बिलो है वो कौन सा है? हमारा जीनस. नेक्स्ट पे आएंगे. इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन. हायरार्की में जीनस किसके किसके बीच में आता है? तो फिर से ये ऑर्डर आपको याद होनी चाहिए. बार बार आप देख रहे हो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं. कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक. ठीक है. तो एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जीनस किन के बीच में आ रहा है? तो फैमिली और स्पीशीज के बीच में आ रहा है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फैमिली एंड स्पीशीज. विच इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग सीरीज? लीपर्ड, लायन, टाइगर, कैट. कैट क्यों ऑड वन है? क्योंकि कैट की जीनस डिफरेंट है, फेलिस है, और इनका जीनस जो है वो पैंथेरा है. तो ये डिफरेंट है इससे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस? जीनस से अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा इनमें से लेस जनरल है? लेस जनरल की बात करें अगर, तो यानी कि जीनस में जो हमारी बहुत ज़्यादा जनरल कैटेगरीज हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, उससे कम कौन है? तो वो हमारी हो गई स्पीशीज़ में, जिसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी हम देखते हैं. ठीक है. देखो शब्द को थोड़ा ट्विस्ट किया है, बाकी आंसर्स जो है जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से आंसर्स है. इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन. फैमिली किसके बीच में आ रही है? तो ऑर्डर और जीनस के बीच में आ रही है. तो हमारा हो जाएगा ऑर्डर एंड जीनस. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल अदर? कौन सी ऐसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसके अंदर सारे आ गए? ठीक है. तो फैमिली के अंदर अगर हम फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली के अंदर क्या आ जाएगा? जीनस और स्पीशीज आ जाएगा. जीनस की बात करेंगे तो सिर्फ स्पीशीज आएगा. ऑर्डर की बात करेंगे तो ये तीनों आ जाएगी, और क्लास की बात करेंगे तो फिर ये चारों आ जाएगा. ठीक है. फिर फाइलम की बात करेंगे तो ये पांचों, एंड फिर किंगडम में तो सारे आ जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जिसमें सारे दूसरे को इंक्लूड कर रखा है? तो ऑर्डर की बात करें, देखो सबसे बड़ा यहाँ पे ऑर्डर ही दिया है, तो ऑर्डर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर के अंदर फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज ये तीनों ही आएंगे जो यहाँ पे ऑप्शन में प्रेजेंट है. द नेम ऑफ अ प्लांट ऑर्डर यूजुअली. अगर आपको ऑर्डर याद हो, तो एक ऑर्डर था हमारे पास पॉलीमोनियल्स. एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में. प्लांट का एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, इसके लास्ट में ALES आ रहा है. इस ऑर्डर में कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली एंड सोलानेसी फैमिली इसमें आ रही थी. तो पॉलीमोनियल्स जो हमसे पूछा है, प्लांट ऑर्डर यूजुअली किससे एंड करता है? तो एल से एंड करता है. इन विच ऑर्डर विल यू प्लीज गॉरिला? किस ऑर्डर में हम गॉरिला को रखेंगे? तो ऑर्डर हमारी क्या होगी? ऑर्डर हमारे एनिमल्स के केस में कौन कौन सी होती है? प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेटा एंड डिप्टेरा. ठीक है. तो ऑर्डर जो है वो हमारी हो जाएगी गोरिल्ला में. गोरिल्ला जो है वो प्राइमेट्स के अंदर आता है. टू ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली. दे मे बिलोंग टू द सेम. दो ऑर्गेनिज्म सेम क्लास में प्रेजेंट है, यानी उनकी जो हमारी यहाँ पे देखो जो उनकी क्लास है वो सेम है. ठीक है. और बट नॉट इन द सेम फैमिली, पर उनकी फैमिली सेम नहीं है, फैमिली डिफरेंट है. यानी यहाँ कह रहा है कि उनकी जो क्लास है वो सेम है और उनकी जो फैमिली है वो डिफरेंट है. तो आप बताओ कि किस चीज़ में वो सेम होंगे? मतलब फैमिली डिफरेंट है लेकिन क्लास सेम है. तो बहुत सारी डिफरेंट फैमिली मिल करके एक सेम ऑर्डर बना रही होती है, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट फैमिलीज़ को इंक्लूड करते हैं. तो अलग अलग फैमिलीज़, यानी फैमिली डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं वो मिल करके एक सेम ऑर्डर बनाएगी. और सेम ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर को हम ले आए तो वो ऑर्डर जो बहुत सारी फैमिलीज़ को जुड़ करके बनाया और फिर बहुत सारा ऑर्डर वो मिल करके एक क्लास में जाएगी. तो जो फैमिली जिसमें डिफरेंट है लेकिन क्लास सेम है तो उसमें ऑर्डर भी हमारी जो होगी वो सेम हो जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स? ठीक है. वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी रिलेटेड ऑर्डर्स किस में जाएंगे? हमारे क्लास के टर्म्स में जाएंगे. तो हमारा रिलेटेड ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स हमारा क्लास बनाता है.
एविस टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट अ क्लास, क्लास में आते हैं ना एविस, एम्फीबिया, पाइसेस, ये सारे क्लास है हमारे. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर मेनली कंसिडर फॉर डिक्लेयरिंग अ न्यू प्लांट स्पीशीज. अगर हमें किसी न्यू प्लांट स्पीशीज को डिक्लेयर करना है, आपस में बहुत सारी प्लांट स्पीशीज है और हमें बताना है कि इनमें से कोई नया प्लांट स्पीशीज कौन सा है, तो हम उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले देखेंगे. एनाटॉमिकल तो हम बाद में आएंगे, फिजियोलॉजिकल ये सब हम बाद में आएंगे, लेकिन हमें मेनली कंसिडर करना है कि ये न्यू प्लांट स्पीशीज है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि उसकी फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसी है. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे. देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर जो है एकदम स्पेसिफिक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि हम पहले कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको याद रखना है. और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. मैं उसको वापस से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूँगी, क्योंकि हो सकता है किसी को कोई चीज़ ग्रास्प हो रहा है, किसी को कोई चीज़ ना ग्रास्प हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं. और कुछ क्वेश्चन जो है एज इट इज़ आप उसको दिमाग में रखो. ठीक है, 67th क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. इनकरेक्ट को हम लोग बिल्कुल से हाईलाइट कर देंगे. लोअर द टैक्सॉन, जितना छोटा टैक्सॉन होगा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. सही बात है, जितना छोटा टैक्सॉन है उतनी ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये बिल्कुल सही है. ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. गलत बात है, जेनरा का असेंबलेज थोड़ी है, जेनरा को जोड़ के ऑर्डर थोड़ी बना रहे, जेनरा को जोड़ के तो फैमिली बना रहे, फैमिली को जोड़ के ऑर्डर बना रहे, तो ये गलत बात है. कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली, फेलिडे. गलत बात है ये. फेलिडे कैट्स की फैमिली है, जिसमें हम कैट्स को इंक्लूड कर रहे हैं और लायन, लीपर्ड, टाइगर को इंक्लूड कर रहे हैं, पैंथरा जीनस को इंक्लूड कर रहे हैं. डॉग की फैमिली क्या थी, कैनिडे थी, तो ये गलत है. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज दी लोएस्ट कैटेगरी. हाँ, प्लांट्स की बात करो चाहे हम एनिमल्स की बात करें, स्पीशीज जो है उनमें से वो लोएस्ट कैटेगरी में आता है, तो ये करेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज रॉन्ग आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें. क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, स्टेटमेंट 1 है, क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर. फिर से हम लोग वो लिख लेंगे इसको, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि क्लास जो है वो इंक्लूड करता है रिलेटेड ऑर्डर्स. तो क्लास क्या होगा, जैसे क्लास की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्लास है. रिलेटेड ऑर्डर्स यानी बहुत सारी ऑर्डर्स जो है, रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर के हमारी क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे. तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है. ऑर्डर प्राइमेट्स इंक्लूड्स मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बॉन्स. बिल्कुल ये भी सही बात है, ये हमने पढ़ा भी है, तो वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन फिर से, और यहाँ पे पूछ रहा है ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी. सही बात है कि हम पढ़े थे ना कि जीनस जो होता है हमारा, उसमें या तो एक स्पीशीज हो सकते हैं या फिर मोर देन वन स्पीशीज हो सकती हैं. इसमें मोर देन वन स्पीशीज भी हमारी प्रेजेंट हो सकती है. ठीक है, मोर देन वन स्पीशीज भी हमारी प्रेजेंट हो सकती है. जीनस में या तो एक स्पीशीज भी हो सकती है, मोर देन वन स्पीशीज भी हो सकती है. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज. तो उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होंगी कुछ, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिनोट कर रहा होगा, अलग अलग स्पीशीज हो सकते हैं जीनस में. तो ये बात कर रहे हैं, ये लाइन समझ में आ गई ना कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट. एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं representing different organism having morphological similarities. अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जो कि शो कर रहा होता है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज भी कुछ होती है, रिलेटेड होते हैं आपस में. आगे बढ़ते हैं हम लोग. स्टेटमेंट 2 है लायन, लीपर्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा. सही बात है ना, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, जीनस पैंथेरा से बिलोंग करते हैं, तो वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन बताना है. वीट बिलोंग्स टू डिवीजन जिम्नोस्पर्म. नहीं, अगर आपको वो टेबल याद है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल नेम्स का ह्यूमन, म्यूसा डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई वगैरह का जो उसमें दिया हुआ है, उसमें वीट के बारे में यानी ट्रिटिका मेस्टिवियम के बारे में दिया है. उसमें बताया कि ये एंजियोस्पर्म है. दो प्लांट्स है, मैंगो और वीट, तो मैंगो भी एंजियोस्पर्म है और वीट भी एंजियोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म तो है नहीं. ठीक है, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. अब यहाँ पे पूछ रहा है वीट इज अ डाइकॉट प्लांट. नहीं, ये भी गलत बात है. मैंगो डाइकॉट दिया हुआ है, वीट जो है वो हमारे कौन सी प्लांट है, मोनोकॉट है. वीट कौन सी है हमारी, मोनोकॉट है. तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. कॉर्डेट्स हैव डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम.
सही बात है, होता है, ठीक है। कॉर्डेट्स के पास एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरीज डेवलप किए तो सब भी किए होंगे, ठीक है। मैंजीफेरा बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डियेसी, ठीक है, ये बात भी सही है। मैंजीफेरा का अगर आपको याद हो तो ट्रिक बताया था एक मैंने, क्वेश्चन नंबर 71। मैंजीफेरा में याद हो तो एक ट्रिक बताया था, पैड सैमी, जिसमें कि ये हो गया हमारा जीनस, सॉरी स्पीशीज से शुरू करते हैं, स्पीशीज जीनस, ठीक है। कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक, यही हो गया ऑर्डर। तो इसमें जी स्पीशीज हो गया हमारा इंडिका, ये हो गया हमारा जीनस मैंजीफेरा, फैमिली हो गई हमारी एनाकार्डियेसी, ऑर्डर हो गया हमारा सैपिनडेल्स, एंड क्लास हो गया हमारा डाइकॉट, फाइलम हो गया हमारा एंजियोस्पर्म, एंड फाइलम या फिर डिवीजन भी बोल सकते हैं इस केस में, और किंगडम हमारी हो गई प्लांटे, तो मैंगो की अगर हम बात करें तो मैंगो का देखो कहाँ गया क्वेश्चन, 71 था ना, तो मैंगो का मैंजीफेरा बिलोंग टू फैमिली एनाकार्डियेसी, सही बात है। फैमिली लाइज बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, तो क्लास एंड ऑर्डर के बीच में क्या फैमिली लाई करती है, हमारा क्लास है, ये हमारा ऑर्डर है, फैमिली तो बाद में आती है ना, ऑर्डर क्लास फैमिली के बीच में, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो गया, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, तो हम लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, तो हमारे आंख बंद करके स्पीशीज, जो जितना कम यूनिट होगा उतनी ज़्यादा कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेंस वो शो करेगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज हायरार्की, सीक्वेंस में अरेंज करना, चाहे आप असेंडिंग में करो डिसेंडिंग में करो, उसको हम हायरार्की ही कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इंडिका यहाँ पे भी इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, सही बात है। म्यूसा एंड ट्रिटिकम रिप्रेजेंट द जेनेरिक एपिथेट, सही बात है। मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर टू क्लासेस ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट एंड डाइकॉट दो क्लासेस है एंजियोस्पर्म डिवीजन का, सही बात है। क्लास बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द एसेंबलेंस ऑफ फाइलम, फाइलम का एसेंबलेंस है, यानी बहुत सारे फाइलम को जोड़ के क्लास बना रहे, नहीं ये तो गलत बात है ना, आप सीक्वेंस ही देख लो, क्लास को हम बहुत सारा जब जोड़ रहे हैं ना तब जाके हमारा फाइलम बन रहा है, फाइलम को जोड़ के क्लास नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी। टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस, अब यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं अभी पीछे अगर आपको याद हो तो, अगर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम, दो एनिमल है उनकी किंगडम जो है वो हमारी सेम है, इसको मैं अलग तरीके से, दो एनिमल्स जो हैं उनकी जो हमारी किंगडम क्या है, हमारी किंगडम है हमारी सेम, लेकिन पूछ रहा है डिफरेंट उनकी क्लासेस है, यानी क्लास जो है उनकी वो डिफरेंट है, तो उनका पूछ रहा है आपसे किस चीज़ से वो सेम होंगे, तो बहुत अगर मान लो डिफरेंट क्लासेस है, डिफरेंट क्लासेस मिलके ही तो एक फाइलम बनाएगा, सेम फाइलम बनाएगा, और फिर बहुत सारी फाइलम मिलके एक किंगडम बना रही होगी, तो फाइलम इनमें सेम हो जाएगा। 75 क्वेश्चन नंबर, बस को 90 क्वेश्चन है, 76 पर हम लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक जो यहाँ पे वीडियो अभी तक कंटिन्यू देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत करीब है हम लोग, थोड़ा सा और पेशेंस रखना, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन एनिमल, ये है हमारा टाइगर, ये कौन है, हमारे टाइगर जी हैं। तो अब टाइगर जी को इज्जत से हम लोग नवाज करके उनके सारे चीज़ों को हम लोग अच्छे से क्लासीफाई करते। तो सबसे पहले इसका हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग फाइलम की बात करें तो फाइलम ये कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, तो कॉर्डेटा जो है दो ऑप्शन में, या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ठीक है, या तो ए हो सकता है बी हो सकता है। क्लास की बात करें, क्लास ये मेमेलिया में है, मेमेलिया में आता है, तो मेमेलिया एक ही में है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो ऐसे भी बी करेक्ट हो गया। और भी देख लेते हैं, ऑर्डर ये कार्निवोरा है, बिल्कुल सही, फैमिली फेलिडे से बिलोंग करता है, जीनस पैंथेरा, स्पीशीज टिग्रिस, करेक्ट है। 77 में तुमसे पूछ रहा है ए बी सी ऐसे लोकेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ए एक ऐसा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा, हाँ, तो जीनस का बहुत सारा रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा जो है वो हमारा जाकर के ए को बनाएगा, ए क्या है, फैमिली, ए क्या है, फैमिली, तो सही बात है, नंबर ऑफ टेक्सोनॉमिक एक ऐसा कैटेगरी है जो कि बहुत सारे रिलेटेड जेनरा को कंटेन कर रहा है, सही बात है, ठीक है, करेक्ट हमसे पूछ रहा है।
एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी बी एंड आर मोनोकॉटलिडन, यानी बी जो है इसका एग्जाम्पल हमें दे रहा है मोनोकॉटलिडन। तो क्या होगा, कीप, ये हो गया किंगडम हमारा, ये हो गया फाइलम डिवीजन, ये क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, गेट सिक, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बी है यानी जो क्लास है, क्लास का एग्जाम्पल आपको दे रहा है मोनोकॉट, डाइकॉट, मेमेलिया। तो क्लास मेमेलिया, क्लास मोनोकॉट, ये होता है, सही बात है, ये भी बात सही है। क्लास का एग्जाम्पल है मोनोकॉट, डाइकॉट, मेमेलिया। सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। बेसिक यूनिट है सी, नहीं तो हाईएस्ट यूनिट है ना, तो ये हाईएस्ट यूनिट है, तो यहाँ पे थर्ड वाला गलत हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी सी आर फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा। सही बात है, किंगडम मोनेरा होता है, किंगडम फंजाई होता है, किंगडम प्रोटिस्टा होता है, तो 4 भी सही है। 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखना है। एन ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस। एक ऑर्डर में रिलेटेड क्लासेस होते हैं, तो देखो कीप, पोडियम, क्लीन और फैम, गेट सिक। रिलेटेड क्लासेस ऑर्डर बनाते नहीं, बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे मिल करके क्लास बना रहे होते हैं, तो ये गलत बात है। करेक्ट हमसे पूछ रहा है फैमिली कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। नहीं, वो तो रिलेटेड जीनस का है ना फैमिली, तो ये भी हमारा गलत आंसर है। ट्रिटिकम एस्टिवियम कम्स अंडर द ऑर्डर सैपिनडेल्स। सैपिनडेल्स ट्रिटिकम एस्टिवियम का ऑर्डर है? नहीं। सबसे पहली बात, इसको आप मैंगो का पैटसामी करके भी लिख करके एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि 2 ही प्लांटें हमारे उस बॉक्स में गिवन है, तो मैंगो में आता है सैपिनडेल्स, तो फिर इसमें नहीं आएगा। दूसरा एक और ट्रिक है कि ट्रिटिकम एस्टिवियम वीट है, वीट को पोहा से हम लोग याद कर सकते हैं, पोल्स, पोअसी, ऐसी करके इसका सीक्वेंस था, तो ये सैपिनडेल्स तो नहीं होगा। Family like Convolvulaceae solanaceae included in order Polemonias mainly based in the floral characters। ये बात सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहा है। सबसे पहले ये तो याद ही हो गया होगा, कीप पोडियम क्लीन, फैम गेट सिक। अब देख लो ऐसे ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन, फाइलम, यानी कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है ये। तो क्लास के बाद फाइलम आ रहा है, तो नहीं, फाइलम के बाद क्लास आता है ना, ये पहला गलत हो गया। डिवीजन के बाद क्लास आ रहा है, चलो ठीक है एक पल के लिए। फिर फैमिली हमारी आ रही है, फिर ऑर्डर आ रहा है, ये भी गलत है। डिवीजन के बाद क्लास आ रहा है, फिर ऑर्डर आ रहा है, फिर फैमिली आ रही है, जीनस आ रही है, स्पीशीज आ रही है, ऐसा ही है। फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ये फिर भी गलत है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल इंक्रीज। कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज पे जाएंगे। किंगडम से स्पीशीज पे जाएंगे तो हमारी मोर कॉमन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स। किस में होती है? तो स्पीशीज में तो सबसे ज़्यादा होती है, जीनस में उससे थोड़ा कम होगा, फैमिली में उससे कम होगा, क्लास में सबसे कम होगा, इन चारों में से, ठीक है। करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द गिवन प्लांट, ये है हमारा मैंगो, जिसके बारे में हमने जिसके बारे में ट्रिक भी बनाया, तो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत मिली है। तो ये मैंगो है, तो मैंगो का डिवीजन क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्मा होगा, तो या तो ये होगा। 2 ही प्लांट है, दोनों एंजियोस्पर्म है। क्लास इसकी डाइकॉट है, तो ये भी डाइकॉट सही है, चलो दोनों में से कोई भी हो सकता है। सैपिनडेल्स एंड पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, एंड ऑर्डर है इसका सैपिनडेल्स, तो इसका ऑर्डर सैपिनडेल्स आता है। इसको आप डायरेक्ट पैटसामी ट्रिक से कर सकते हो, मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे सैपिनडेल्स होगा, एनाकार्डियेसी फैमिली। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे हमें जो A B C D करके दिया है उसको बताना है। तो यहाँ पे फाइलम और डिवीजन देखो, मैन के केस में जो फाइलम है यानी जो डिवीजन है, क्लास में मिल लिया है, फाइलम कौन सा हो जाएगा हमारे पास? कॉर्डेट। फाइलम हमारा हो जाएगा कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई के केस में क्लास क्या होगा? हाउस फ्लाई के केस में हमारा क्लास हो जाएगा इंसेक्टा, ठीक है। यानी ए हो गया ये हमारा कॉर्डेटा, बी हो गया हमारा इंसेक्टा। मैंगो के केस में जो फैमिली है, मैंगो के केस में कौन सी फैमिली होगी? एनाकार्डियेसी, ठीक है। ये हो गया हमारा सी। वीट के केस में क्लास क्या होगा? वीट के केस में क्लास हो जाएगा मोनोकॉट्स, ये हो गया हमारा डी, यानी कॉर्डेटा, इंसेक्टा, एनाकार्डियेसी, मोनोकॉट्स। कॉर्डेटा, इंसेक्टा, एनाकार्डियेसी, मोनोकॉट, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी। कैटेगरी कौन सा नहीं है? फाइलम कैटेगरी है, क्लास कैटेगरी, स्पीशीज कैटेगरी। ग्लूमेसी जो लिखा है ये कैटेगरी नहीं है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन।
85, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द किंगडम एनिमेलिया। बहुत सारे डिफरेंट फाइला से जो एनिमल्स हैं उनको हम सबको किंगडम एनिमेलिया में डाल दी, सही बात है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे जैसे किंगडम तक हम जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन इंक्रीजिंग। गलत बात है। स्पीशीज़ के से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम स्पीशीज़ से ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होंगे कॉमन वो तो डिक्रीज करेगी ना, इंक्रीजिंग कैसे होगी। तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा यही हो गया, इनकरेक्ट बताना था। अब यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस कंप्राइजिंग फिश एम्फीबियन, ये हमारा मैमल्स फिश एम्फीबियन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट फाइलम कॉर्डेटा, सही बात है। प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड द फैमिली सोलानेसी कॉन्वोल्वेसी, ये भी सही है। 86 क्वेश्चन नंबर में मैच करना है हमें, करेक्ट बताना है मैच करके। वीट जो है पोहा पोल्स, मैंगो की बात करें सैपिनडेल्स हो गया, ऑर्डर हाउस फ्लाई की बात करें डिप्टेरा हो गया, ह्यूमन प्राइमेट। यानी ए का हमारे पास आ रहा है, ए का हमारे पास वीट का आ रहा है 4, बी का हमारे पास आ रहा है 3, सी का हमारे पास आ रहा है हाउस फ्लाई का 1, ठीक है। डी यानी ह्यूमन का हमारे पास आ रहा है, सी हाउस फ्लाई का तो 2 आ रहा है ना डिप्टेरा, एंड ह्यूमन का आ रहा है हमारे पास 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार देख लेना मैचिंग मैंने करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है कि नहीं। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर पैंथेरा लियो, मिसमैच बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैंथेरा लियो पे बता रहा है बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया, सही बात है, लायन मेमेलिया क्लास से। म्यूसा डोमेस्टिका, कॉमन हाउस लिजार्ड अ रेप्टाइल, ये लिजार्ड नहीं है, ये हाउस फ्लाई है, गलत यही हो गया मिसमैच बी। पिटूनिया बिलोंग टू फैमिली सोलानेसी, सही बात है, सोलानेसी फैमिली हमने ट्रिक से याद रखा था एसपीडी, जिसमें हम सोलानम पेटूनिया एंड दतुरा को हम जीनस को कॉमन करके यानी रिलेट करके हम एक फैमिली में डाल रहे हैं ग्रुप करके, सोलानेसी फैमिली। तो ये सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है, सही बात है। सोलानम ट्यूबरोसम एक डाइकॉट प्लांट है, ये पोटैटो की बात कर रहा है, इसे याद कर लेना कि पोटैटो जो है वो डाइकॉट होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 भी मैचिंग पे है। प्राइमेट्स हमारी होमोसेपियंस होते हैं। कार्निवोरा की बात करें तो कार्निवोरा फेलिडे फैमिली में आती है, ठीक है। कैट्स और जितने पैंथेराज हैं वो सब आ गए। डिप्टेरा की बात करें, डिप्टेरा म्यूसीडे का ऑर्डर है डिप्टेरा, ठीक है। एंड सैपिनडेल्स एनाकार्डियसी फैमिली हो गई, ये ऑर्डर जो है फैमिली बतानी थी। तो इसमें देख लो ए का कितना आ रहा है हमारा, प्राइमेट्स हमारी थर्ड ऑप्शन पे है, कार्निवोरा हमारा फर्स्ट ऑप्शन पे है, डिप्टेरा हमारा फोर्थ ऑप्शन पे है, एंड सैपिनडेल्स हमारा सेकेंड ऑप्शन पे है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कॉलम को मैच करना है फिर से। प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन करता है, फंजाई एफर फ्रेगमेंटेशन करेगा, और फंजाई भी ए सेक्शुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि फंजाई ए सेक्शुअल स्पोर्स के थ्रू भी करता है। ईस्ट हमारा बडिंग करेगा, एमीबा हमारा बाइनरी फिजन करेगा। तो क्या क्या आ गया, ए का आ गया हमारे पास प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन यानी 4, बी फंजाई का आ गया हमारे पास 5 फ्रेगमेंटेशन करेगा और 2 करेगा एसेक्सुअल स्पोर्स, सी ईस्ट का आ गया हमारे पास तीसरा बडिंग, डी एमीबा का आ गया हमारे पास 1 बाइनरी फिजन। 4 5 2 3 1 हो गया हमारे पास 4 2 5 3 1, ठीक है, बी ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। ग्रोथ का क्या मतलब है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ए का हमारा हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया हमारा 4 एंड डी का हो गया 2, ठीक है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक बार मैचिंग वाले में एक बार फिर से रीचेक कर लेना कि कौन सा सीक्वेंस मैंने कहीं गलत नहीं लिख दिया। बाकी ये क्वेश्चन था हमारा, और 90 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कवर कर लिए हैं पूरा।
और जो अभी तक देख रहे थे इस वीडियो को उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो इतने देर बैठ पाए। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए, एनोटेटेड फॉर्म में चाहिए या फिर ऐसे जनरली चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए ये सब क्वेश्चंस का बिना एनोटेटेड फॉर्म के, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर वैसा मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं इसकी पीडीएफ अटैच कर दूँगी या फिर जो ग्रुप है उसमें मैं इस चीज़ को सेंड कर दूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQs कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए PYQs इसमें इंक्लूड नहीं किए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQ कर रहे होंगे और जो NCERT का पार्ट रह गया इस चैप्टर का वो कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।